कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, पहले रिकैप लेंगे थोड़ा सा, है ना, ताकि जो न्यू बच्चे हैं उनको समझ में आए। एक ही है न्यू। चलो, कल हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, तो कल हमने जो पढ़ा वो आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया? कुछ ऐसा तो नहीं, कोई भी एक पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसा इतना अच्छा पढ़ा दिया मैंने, सीरियसली मैंने इतना अच्छा पढ़ा दिया कि आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछना मुझसे, या हमने घर जाके उसको रिवाइज नहीं किया है? बताएं क्या प्रॉब्लम है? या तो देखो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया है ना, या तो मैं ये सोच के खुश हो जाऊंगी मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, सबको सब समझ आया, या फिर मैं ये सोचूं कि आपने घर जाके रिवाइज नहीं किया। तो बताओ दोनों में से कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट वाली है या सेकंड वाली है? सही बात है। चलो चलो, खुश हो जाती हूँ मैं, और क्या है, मेरे क्या है। चलिए तो हम रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि हमें पता चले। हमने पढ़ा था कल केमिकल बॉन्डिंग, हमने स्टार्ट किया बेटा, है ना, केमिकल बॉन्डिंग। ये हमारा चैप्टर चल रहा है, दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर, आई थिंक फोर्थ और थर्ड चैप्टर, फोर्थ है ना, इट्स फोर्थ चैप्टर है ना, इट्स फोर्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। तो वो हमने चालू किया है केमिकल बॉन्डिंग। तो हमने बोला था कि जितने भी एटम्स होते हैं वो क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन के तरफ जाते हैं या प्रायोरिटी देते हैं, कि बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं। तो हमने बोला था कि भाई बॉन्ड बनाने के लिए उनके पास में बहुत सारी कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशंस कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहते हैं, है ना। दूसरी कंडीशंस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस लेना चाहते हैं, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो लेना चाहते हैं। तीसरी बात क्या आती है? हर एटम अपने आप को स्टेबिलिटी देना चाहता है, स्टेबिलिटी देना चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, क्या कह रहा था? एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है, एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है। अगर एनर्जी मिनिमम होगी, फिर हमने बोला था कि भाई एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रिएक्टिविटी के। किसके? रिएक्टिविटी के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई अगर कोई भी एटम जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मिलकर क्या बनाना चाहते हैं? एक कंपाउंड बनाना चाहेंगे। फिर हमने बोला था कि जो एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एटम 1 प्लस एटम 2 मिलकर क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। उसके बाद में मैंने बोला मॉलिक्यूल 1 प्लस मॉलिक्यूल 2 मिलकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड फॉर्मेशन कर देंगे, तो इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा कम होती है। एरो का निशान ऐसे करने का मतलब ये है कि ज़्यादा कम है, ठीक है। एरो का निशान का साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ज़्यादा कम है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भाई जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई बॉन्ड क्यों बनना चाहते हैं, तो क्यों बनने के क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बोलते हैं कि कितने तरीके के बॉन्ड बनेंगे। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ा था हमने। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हमने 2 तरीके के पढ़े थे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पढ़ा था और एक हमने वीक बॉन्ड पढ़ा था कि भाई वीक बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब वीक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, तो फर्दर क्लासीफाई किया गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड्स को। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 4 तरीके के होते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक हमने बोला था मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड्स के अंदर आयन फॉर्मेशन होता है, या आयन बनेंगे तो ही बॉन्ड बनेगा। दूसरा बोलता था कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम बोलते हैं इक्वल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होती है, इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। कोऑर्डिनेशन में टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं किसी के पास। मेटलिक बॉन्ड में मेटल मेटल बॉन्ड होता है, 2 मेटल्स के बीच में आपस में क्या होगा? बॉन्ड होगा, या मेटलिक क्लस्टर्स जो होते हैं उनके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा वीक बॉन्ड जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होंगे, मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो होना क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और एक इलेक्ट्रो
पॉजिटिव एटम होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी कंडीशन है कि हाइड्रोजन होना चाहिए। और वंडर वॉल बॉन्ड्स हमने बोले थे, एक होते हैं वंडर वॉल्स बॉन्ड, ये भी बॉन्ड होते हैं, बहुत बहुत वीक बॉन्ड होते हैं, आपस में दो जने जो होते हैं, दो एटम्स जो होते हैं वो मिलकर सिर्फ वंडरवॉल फोर्स में ही रहते हैं, ज़रा से भी फोर्स आप लगाओगे वो ब्रेक हो जाएंगे। समझ में आता है, कोई दिक्कत? ये कल हमने पूरा पढ़ा था। उसके बाद में हमने आयनिक बॉन्ड से स्टार्ट किया था। तो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था कि भाई आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं। मैंने बोला था कि आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, जब भी हम आयनिक बॉन्ड्स की बात करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए एटम्स का आयंस में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या होना ज़रूरी है? आयंस में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एटम्स जो हैं वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो आयंस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी एक को, मैं बोलती हूँ, किसी एक को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे और किसी एक को इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना होगा। समझ में आता है? तो बनने वाला जब डोनेट करेगा, जो डोनर होगा वो हमारा हमेशा कैटायन होगा, और जो एक्सेप्टर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एनायन हो जाएगा। समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव चार्ज और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो नेगेटिव चार्ज। इसका बेसिक क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी एटम्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कैल्शियम या सोडियम ही ले लो, 11 होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो 11 है, इसका मतलब इसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 ही प्रोटॉन्स होंगे, और होपफुली न्यूट्रॉन्स भी इतने ही होंगे, है ना। वो तो डिपेंड करता है कि अगर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू चेंज होती है 20 के बाद में न्यूट्रॉन्स की वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, 20 तक सेम चलते हैं। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेम। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो देखो प्रोटॉन तो सेम है, 11 ही है, न्यूट्रॉन्स भी 11 ही है। इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसी का चार्ज आएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसका चार्ज। तो मैंने बोला प्रोटॉन का चार्ज आ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन पर तो चार्ज होता ही नहीं है। समझ में आता है? तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आता है? एडिशन होगा, एडिशन का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब जुड़ेगा तो हमारे पास में नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हमने बोला था कैटायन बनते हैं, एनायन बनते हैं। क्या हमने इसकी कॉजेज लिख लिए थे, कंडीशंस लिख ली थी आयनिक बॉन्ड्स की? लिख ली थी। तो देखो आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या होती है वो बात कर लेते हैं। कंडीशंस क्या थी कि एक एटम है ना शुड बी मेटल, यही था। दूसरा क्या होता? अनदर एटम मस्ट बी नॉन मेटल। इसका मतलब मैं ये सीधे सीधे कह सकती हूँ कि एक हमेशा S ब्लॉक से आएगा और दूसरा हमेशा P ब्लॉक से आएगा। समझ में आता है? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि S ब्लॉक, वैसे D ब्लॉक को भी हम मेटल ही बोलते हैं, पर वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, उनकी बात अलग होती है। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स, उनकी बात अलग होगी। क्या हमें पीरियोडिक टेबल लर्न है? नहीं है। क्यों? पीरियोडिक टेबल उसी दिन लर्न हो जानी चाहिए थी जिस दिन मैम ने पीरियोडिसिटी पढ़ा दिया था या पढ़ाना स्टार्ट किया था। क्यों नहीं है? क्या इधर से उधर जाते हैं तो क्या होता है? नहीं, तो एटम्स लर्न करने हैं, एलिमेंट्स लर्न करने हैं, वो लर्न नहीं होंगे ना तो पूरी केमिस्ट्री, जिंदगी भर केमिस्ट्री को रोओगे। ये बात ध्यान रख लो। शॉर्टकट तरीका इंटरनेट पर प्रेजेंट है, मिलता है। जिस भी शॉर्टकट तरीके से आपको समझ में, देखो कि मेरा तरीका है ना वो थोड़ा सा हिंदी मीडियम टाइप का है, तो तुम्हें शायद समझ में आए नहीं आए, फिर भी अगर तुम बोलोगे तो मैं कर दे दूंगी आपको कि मैं पूरे एक दिन पीरियोडिक टेबल में शॉर्टकट मेथड लिखवा दूंगी, पूरी पीरियोडिक टेबल बना के। पर वो पीरियोडिक टेबल आपको बशर्ते याद होनी चाहिए। अगर पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो यकीन मानो, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे मैं नहीं होंगी, याद रखोगे कि प्रीति मैम ने कहा था कि पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है तो केमिस्ट्री कभी नहीं आएगी। हमेशा केमिस्ट्री को कोसोगे, क्योंकि आगे जाकर केमिस्ट्री टफ होगी, मतलब हार्ड होती जाती है, सिंपल नहीं रहती है। जैसे आज जो पढ़ रहे हो ना वो आपको लग रहा होगा कि सिंपल है,
वैसे तो लग ही नहीं रहा होगा क्योंकि सब बिल्कुल नया है, 11th है ना, तो नया है, काफ़ी सारी चीज़ें नई हैं, बट याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल अगर लर्न है ना तो हर तरीके के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। उसमें पीरियोडिक टेबल में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एटम या एलिमेंट कहाँ आता है, कौन से पीरियड में आता है, कौन से क्लास में आता है, ग्रुप में आता है, उसका क्या एटॉमिक नंबर होता है, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, तो ये तो क्या जनरल प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन से निकल सकती है, पर पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। तो मैं तो पता नहीं, मुझे नहीं पता मैम ने क्यों नहीं बोला, बट स्टिल मैं तो जब भी पढ़ाती हूँ, जैसे ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया था, मैं पढ़ाती हूँ तो 2 दिन तो मैं पीरियोडिक टेबल लर्न ही कराती हूँ। मैं आगे टॉपिक पढ़ती बाद में हूँ, पढ़ाती ही बाद में हूँ, मैं पढ़ाती ही नहीं हूँ जब तक बच्चों को लर्न नहीं हो जाती। तो अब ठीक है, अब तुमने पढ़ लिया है, पर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझो और अपने आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो अनदर एटम हमारा क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। जो कैटायन होगा उसका साइज़ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए। सेम उसी तरीके से जो एनायन है उसका साइज़ जो है वो छोटा होना चाहिए, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बड़ी होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी थी, इनका हमने एक्सप्लेन किया था कि साइज़, कैटायन का साइज़ बड़ा क्यों होना चाहिए और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जा सके। मैंने पढ़ा था एनायन का साइज़ छोटा क्यों होना चाहिए, ताकि आने वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिल सके और वो उस जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर वो प्लेस हो सके, ठीक है, रह सके, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे लिखेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पढ़ना था हमें, आज हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है एग्जैक्टली। और प्लीज़ नए जो स्टूडेंट हैं उनको नोट्स दे देना, इनको नोट्स दे देना अपने कॉपी करने के लिए, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो सभी कैसे बिहेव करेंगे, सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही था हमारा, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। सॉलिड स्टेट में दिखाई देते हैं, सॉलिड स्टेट होता है या सॉलिड स्टेट लिख लो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में होते हैं। दूसरा, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर हार्डर, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर हार्डर। हार्डर मतलब हार्ड होते हैं, ठीक है, कैसे होंगे, हार्ड होंगे, हार्डर होंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो हार्डनेस होती है, हार्डनेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट इज, जो चार्जेस के बीच में फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइन। जैसे मैंने बोला Q प्लस चार्ज है और एक Q माइनस है, तो Q और Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, एक पॉजिटिव का चार्ज और एक नेगेटिव का चार्ज। तो चार्ज के बीच में जो भी आकर्षण होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हार्डनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। जितना ज़्यादा कोई मॉलिक्यूल या एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं जितने ज़्यादा हार्ड हैं, कंपाउंड जितना ज़्यादा हार्ड होगा उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आता है। उसके बाद में देखो हार्डनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे चार्ज आयंस पर, चार्ज आयंस पर। जितना ज़्यादा चार्ज होगा ना आयंस पर, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा हार्डनेस उसकी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन आयन लिख लो इसको, और देखो कैसे बोलेंगे हम। मैंने बोला सोडियम प्लस है, मैंने बोला कैल्शियम +2 है, फिर मैंने बोला एल्यूमिनियम +3 है। समझ में आता है। सिमिलरली वे में हम लेके चलते हैं Cl- है ना, SO4 -2 है, और फॉस्फेट पर कितना चार्ज होता है, 2 या 3, -3 होता है। होपफुल फॉस्फेट आयन -3 होता है ना। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, क्या चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, ये +1 है, +2 है, +3 है, प्लस को छोड़ दो, प्लस तो चार्ज है, 1 2 3 बढ़ रही है। इसका मतलब इसका हार्डनेस ज़्यादा होगी,
फिर इसकी हो गई, दिस इज द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, ऑर्डर ऑफ हार्डनेस इन कैटायंस। आता है समझ में? सिमिलरली वे में देखो यहाँ पर कि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव तो खुद पर्टिकुलर चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज देखो, तो इसका बढ़ रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा हार्डनेस होगी, इसका बढ़ रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे कम किसकी होगी? क्लोरीन की। तो जिस पर सिंगल चार्ज होगा उसकी हार्डनेस कम होगी, जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज होगा उसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ हार्डनेस और इन एनायंस। लिखो, कॉपी कीजिए। क्या हमें ऐसे समझ में आता है? थ्योरी लिखवाने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये इनफ होता है। थ्योरी तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, रामायण ही तो लिखनी है। हाँ, इलेक्ट्रॉन व्हाट इज? नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, लेने की नहीं मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, लेने की टेंडेंसी नहीं होती है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, दैट्स ऑल। लेने की टेंडेंसी को तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं ना, पढ़ा होगा ना। अगर पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर ही हो जाए किसी पे, इलेक्ट्रॉन ले ही ले कोई, तो वो क्या हो जाती है? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ओनली अट्रैक्शन पावर, है ना। चलिए अब देखो, इसी को एक इसी साइज से मेरे को लगता है इसी से आपको समझ में आ जाएगा, जो हार्डनेस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, रेडियस ऑफ आयंस, रेडियस ऑफ आयंस। आप रेडियस ऑफ आयन को और भी अच्छा लिख सकते हो, साइज, बेटर ऑप्शन होगा। रेडियस ऑफ आयन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप लिख सकते हैं साइज। तो जिस भी आयन का साइज जितना छोटा होगा उसकी हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ देखो, एल्यूमिनियम को देखो, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका मतलब साइज श्रिंक हो रहा है ना। साइज क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं तो शेल्स क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन साइज क्या हो रहा है? एक तरीके से श्रिंक हो रहा है। तो अपने यहाँ पे देखो, तो अब ऑर्डर ऑफ, अगर रेडियस के अकॉर्डिंगली देखें तो हार्डनेस क्या होगी? एल्यूमिनियम की रेडियस छोटी होगी, इसका मतलब उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी। तो मेरे को लगता है कि हार्डनेस अगर रेडियस के अकॉर्डिंगली या साइज के अकॉर्डिंगली ऑर्डर देखूँ मैं आयंस का, तो भी यही रहने वाला है, इसके अलावा तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट डालेंगे आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो या डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे लिखिएगा, शो मत लिखिएगा, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये साइज वाला लिखा ना आप लोगों ने, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन या एट सॉलिड स्टेट। सॉलिड कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, एट सॉलिड स्टेट, बट they conduct electricity in molten state or in aqueous state, in molten state or in aqueous state, ठीक है। देखो, कोई भी कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करता है? कंडक्शन कब करेगा इलेक्ट्रिसिटी का? या तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंड नहीं हो, बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं हो, समझ में आता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। या फिर उसके पास में एक होल होना चाहिए या वॉइड होनी चाहिए। होल मतलब वॉइड, जगह होनी चाहिए, समझ रहे? इन दोनों ही कंडीशन में कोई भी कंपाउंड जो होता है वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो जो सॉलिड स्टेट होते हैं, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो लैटिस कंडीशन में होता है, इस तरीके का। जैसे फॉर एग्जांपल
इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। ये NaCl का स्ट्रक्चर है, दिस इज ऑल NaCl, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमने एक क्यूब बनाया, क्यूब बनाते हैं, बना सकते हैं हम लोग आराम से क्यूब। ये देखो 2 बॉक्स बनाए इक्वल साइज़ के और उनको आपस में इस तरीके से जोड़ दें और उसके बाद में बस अब लाइनें खींचनी है हमें, बीच में हाफ पार्ट करना है, यहाँ से हाफ करना है, यहाँ से हाफ करना है। तो अगर ये 3D में होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से हाफ पार्ट कर पाते हैं। जैसे इस रूम को अज्यूम करो, यहाँ से बीच में एक दीवार खींच दी, फिर वहाँ से यहाँ तक एक दीवार खींच दी, तो कितने 4 कोने बन गए, 4 कोने 4 कोने बन जाएंगे। फिर ऊपर से यहाँ से बीच में से भी एक ऐसे दीवार खींच दी पूरी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, 4 नीचे 4 पार्ट ऊपर, तो 8 क्यूब्स बन गए छोटे छोटे, ठीक है। सेम कंडीशन होती है यहाँ पर भी। NaCl का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ऊपर जो कॉर्नर्स होते हैं उन पर क्लोराइड आयंस होते हैं और एक बीच में क्लोराइड आयन है, ऑल्टरनेट आयंस लगे हुए होते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड आयंस। और जो ऑल्टरनेशन में लगे होते हैं दैट इज सोडियम आयन। तो सोडियम आयन वॉइड का काम करते हैं, वॉइड मतलब खाली जगह, वॉइड मतलब क्या होता है, खाली जगह, खाली जगह होती है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वॉइड क्या होती है, खाली जगह। तो एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक के पास वॉइड है, पर यहाँ पर क्या होता है, ये वॉइड और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब सॉलिड स्टेट होती है या जब ये बहुत ही कैसा होता है, स्टेबल कंडीशन में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होगा तो ये बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में होगा। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो यहाँ पर कंडक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आप वायर कनेक्ट कर दो, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, वाइब्रेट होकर मॉलिक्यूल वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। समझ में आता है। बट अगर इसी को मैं किस में कर दूँ, या तो मोल्टन स्टेट में बदल दूँ, या तो मैं क्या कर दूँ, इसको बहुत सारा टेम्परेचर दे दूँ, जिस भी टेम्परेचर पे ये गलता हो। और मैंने कल भी बताया था इसका टेम्परेचर 800 to 900 के बीच में होता है, मैंने आई थिंक 863 लिखा था, तो देख लिया होगा आपने जाके, ऐसे एग्जैक्ट नहीं था वो, ठीक है, डिपेंड करता है। तो इसके बीच में होता है, तो देखो जब तक इतना टेम्परेचर नहीं दूंगी तब तक तो सॉल्ट गलेगा ही नहीं, मोल्टन स्टेट में आएगा ही नहीं। तो यहाँ इतना टेम्परेचर देना थोड़ा सा इम्पॉसिबल चीज़ होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्वस में ले लो इसको। एक्वस में कैसे, NaCl लो, उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लो, वाटर में डिज़ोल्व करते ही क्या हो जाएगा, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो इसका बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो टूट जाएगा, इसका बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा, रहेगा तो सोल्यूशन में ही। अब Na भी उसी सोल्यूशन में है, Cl माइनस आयन भी सेम सोल्यूशन में ही है, बट वो किस में बदल गए, एक्वस में बदल गए। तो ये भी किस में बदल गए, एक्वस हो गया, ठीक है। इसको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, हाइड्रेशन एनर्जी आर देयर, सॉल्वेशन एनर्जी आर देयर, ठीक है। तो ये एक्वस में बदल गए। अब ये क्या कर सकते हैं, एक के पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक के पास में वॉइड है, आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। आप इनको बीकर में लो, इसमें 2 इलेक्ट्रोड पुट करो, है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इस इलेक्ट्रोड को आप किसी पाथ से जोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी पाथ से, तो आप यहाँ पर ऑन करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। समझ में आता है। तो जितने भी आयनिक सॉलिड्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे ऑल आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन एक्वस फेज। तो दोनों में करेंगे, बट इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द मेल्टिंग एंड नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये, 4th। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, the melting and boiling point of ionic compounds are higher. The melting and boiling points of ionic compounds are higher due to more electrostatic force between the ions due to more electrostatic force between the ions। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, देखो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और मैं लिख सकती हूँ अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है।
अट्रैक्शन फोर्स। तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? अट्रैक्शन फोर्स के। तो जितनी ज़्यादा आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी उसको तोड़ने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जनरली सॉलिड्स के बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते हैं, है ना, पर हम क्योंकि साथ में लिखते हैं इसलिए हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों लिखा है। ठीक है, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम सॉलिड के तो बॉइलिंग पॉइंट होते ही नहीं हैं, इसलिए उसको बता दिया है मैंने। ठीक है, फिफ्थ लिखेंगे आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, that is why they do not show isomerism, space isomerism। दो वर्ड्स को डिफाइन करना है हमें यहाँ पर इस लाइन में, एक तो व्हाट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स, ठीक है, और दूसरा स्पेस आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए जो डायग्राम बनाऊंगी वो बनाइएगा, और अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखना हो उसमें लिख लीजिएगा, मैं यहाँ वैसे लिखूंगी जो भी है। देखो नॉन डायरेक्शनल का क्या मतलब होता है कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं। उसको समझते हैं कि भाई कैसे समझेंगे हम उसे। मैंने बोला कि मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ मैंने कुछ नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया। इसके एनवायरनमेंट में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, चारों तरफ कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो अब देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव को भी अट्रैक्ट करता है, वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जितने भी इसके आसपास लगे होंगे ना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज बोल लो। और मान लो कि अगर मेरे पास में बीच में नेगेटिव है और इसके चारों तरफ क्या लगे हुए हैं, पॉजिटिव लगे हुए हैं, दोनों कंडीशंस हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन होगी, दोनों कंडीशंस आर पॉसिबल, बोथ कंडीशंस आर पॉसिबल। तो देखो ये भी इसके अट्रैक्शंस में रहेगा ना। क्या आपको इसको देखकर ऐसा लगता है कि ना ये कहीं पे भी कोई अच्छा डायरेक्शन दिख रहा है क्या कि इस डायरेक्शन में जा रहा होगा ये? डायरेक्शन लगा लो। डायरेक्शन कैसे लगाएंगे भाई? नॉर्थ साउथ बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बताओ मुझे, क्या एरो, ये सारे एरोज बने हुए हैं ना, ऐसे मान के चलिएगा, ऐसे एरोज हैं। क्या आपको समझ में आता है इन एरोज से कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा? नहीं समझ में आता है क्या? मुझे बता दो, मेरे को तो नहीं पता, मैं तो एक्सप्लेन करूँगी। क्या हमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है? लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि सब जगह से बराबर ही है, कि पॉजिटिव चार्ज बीच में खड़ा हुआ है और जितने भी चारों तरफ आयंस लगे हुए हैं उन सभी को एक राउंड में ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो ऐसे एक राउंड में अट्रैक्ट करने का मतलब 360 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कोई डायरेक्शन फॉर्म नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन डायरेक्शनल है। इसके आसपास जितने भी कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होंगे, कैटायन के चारों तरफ एनायंस और एनायंस के चारों तरफ कैटायंस, तो वो हमेशा क्या करेंगे, उन सभी को एक साथ अट्रैक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक आयन को अट्रैक्ट करेगा और दूसरे को नहीं करेगा, ऐसी कंडीशन नहीं आती है। सभी को क्या, इसके लिए ये सभी बराबर है और इसके लिए ये सब बराबर है, तो बराबरी होगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स सेम होगा। अट्रैक्शन सेम होगा तो डायरेक्शन का कहीं नाम नहीं आएगा। मान लीजिए अगर मैं ये ऐसे करती कि ये पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में सारे ही क्या लगे हुए हैं, नेगेटिव लगे हुए हैं, तो अब मैं बोल सकती थी कि भाई ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना, ईस्ट में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब ऐसी कंडीशन तो होती ही नहीं। लिक्विड में तो क्या होता है, जब लिक्विड फेज होता है या जब भी हम इनको एक्वस फेज में कंसिडर करते हैं, जनरली देखो सॉलिड को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के फॉर्म, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया जाता है।
उसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम लोग लिक्विड फेज में ही लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन हम डायरेक्ट सॉलिड की सॉलिड से नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड फेज में लेते हैं तो अट्रैक्शन कुछ इसी तरीके का होगा। तो क्या होगा, जो भी केटायन होगा उसके चारों तरफ एनायन प्लेस होंगे, एनायन होगा उसके चारों तरफ केटायन प्लेस होंगे। तो आप देखेंगे कि कोई डायरेक्शनल नहीं है, ये तो सभी दिशाओं में जा रहे हैं, जहाँ मन आता है वहीं जा रहे हैं। तो इसका मतलब 360 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अब देखो, अगर ये नॉन डायरेक्शनल हैं तो ये कभी भी स्पेस में आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। स्पेस में आइसोमेरिज्म शो करने का मतलब होता है कि बॉन्ड को डिफाइन करना, कि बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है। समझ में आता है व्हाट इज आइसोमेरिज्म? उसके लिए लिखेंगे थोड़ा सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, स्पेस का मतलब होता है 3D, स्पेस का मतलब क्या होता है 3D एनवायरनमेंट में, और आइसोमेरिज्म का मतलब होगा आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर, इसको आराम से पढ़ेंगे हम लोग, आपके चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें पढ़ेंगे हम इसे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सेम बट different structure in 3D या different arrangement of bond लिख लेना, है ना। different arrangement of bond is most appropriate word. different bond arrangement in 3D मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम का क्या मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमेशा प्रेजेंट होंगे, है ना। एक एग्जांपल से समझेंगे इसे, उतारा है ये सब आपने, एक एग्जांपल से समझेंगे। देखो, जैसे मैंने बोला इसको देखा है क्या कभी? देखा सा लगता है क्या? देखा था कभी 10th में? देखा होगा। क्या है? कार्बन केमिस्ट्री पढ़ी थी, याद है? क्या है ये? हाउ मेनी कार्बन? पेंटेन, वेरी गुड। क्या है ये? पेंटेन। 5 carbons are there and all are bonded with a single bond, that is why पेंटेन है ये। अब देखो, इस पेंटेन को देखो मैं अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकती हूँ। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखूँ तो देखो मैं क्या लिखूँगी, C5H, कितने हो गए? 3 और 3 6 और 6 12, सही है ना। देखो हाइड्रोजन की वैल्यू सही है, 6 है। दिस इज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब देखो इसके अरेंजमेंट, या मैं इसको बोल सकती हूँ कि इसको मैं 3D में डिफरेंट तरीके से अरेंज कर सकती हूँ। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ। देखो CH3 CH CH3 CH2 CH3, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लो, हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। 3 और 4 5, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 और 1 12 आ रही है हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अभी भी सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। सेम उसी तरीके से देखो C नाउ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आर देयर 3 3 3 3 4 12, तो H इज 12। नाउ देखो तीनों में देखो, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यू पेंटेन। अब आप देखेंगे 3D में इसका स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, 3D में इसका स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, और 3D में ये अलग दिखेगा। यहाँ 3D में अगर मैं इसको देखूंगी तो एकदम लंबी चेन दिखेगी, ऐसे जैसे चेन जुड़ी हुई है आपस में, चाहे वो एक CH3 आपकी तरफ हो, एक CH3 मेरी तरफ हो, चाहे दोनों CH3 वॉल की तरफ हो, चाहे मैं ऐसे कर दूँ चाहे मैं ऐसे कर दूँ, 3D में वो चेन ही दिखेगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँगी तो चेंज होगा थोड़ा सा, इसकी बात करूँगी तो कैसा दिखेगा, अलग तरीके से दिखेगा। क्योंकि आपने शायद एक और चीज़ पढ़ी है, दैट कार्बन मीथेन की बात करते हैं, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पढ़ा था? क्या पढ़ा है हमने हाइब्रिडाइज्ड? नहीं पढ़ा? कार्बन केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया था मैम ने? पढ़ाया होगा यार, चलो तुमको समझाया नहीं होगा शायद। चलो ऐसा पढ़ा था कि टेट्राहेड्रल होता है, ये बताया था
वैलेंसी प्लस माइनस 4 होती है, ये बताई थी। चल, तो टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है? आपको 3D में टेट्राहेड्रल, वैसे तो मैम ने 2D में ही दिखाया होगा, 3D में टेट्राहेड्रल देखना आता है कि 3D में टेट्राहेड्रल कैसा होगा? देखो समझो, ये 3 बॉन्ड्स होते हैं ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे, ये ऐसे हाइड्रोजन के, मीथेन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। और ये एक होता है इसके अपवर्ड, दिस इज हाइड्रोजन नंबर 1, दिस इज हाइड्रोजन नंबर 2, 3 एंड 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, बीच में जो होगा वो कार्बन। तो कार्बन कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। अब आप देखो कि इसका क्या 3D में अरेंजमेंट अलग है। अगर मैं देखो H1, H2 और H3 को चेंज कर दूं रोटेशन के थ्रू, तो देखो अब पहले H1 था आपकी तरफ और H4 जो था वो मेरी तरफ था। अब देखो अगर मैं इसे रोटेट कर दूं तो अब H2 आपकी तरफ है और ये तो बीच में आ गया बिल्कुल, है ना, मेरी तरफ तो कुछ भी नहीं है, समझ में आता है। तो देखो ये 3D में अरेंजमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड द 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या हम NaCl को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ तो बॉन्ड है ही नहीं, वहाँ तो क्या है, सिंपल अट्रैक्शन। कल भी बताया था मैंने कि हमारे मदर फादर, हमारे दादी दादा के वायर्स नहीं निकले जो हमारे मेरे पापा में और मेरी बुआ में जाते हों, है ना। हमारे में कोई वायर्स नहीं है जो मेरे पापा से मेरे में और मेरे पापा से मेरे भाई में या मेरे मम्मी पापा से भाई में जाते हैं, वैसे कोई वायर्स तो नहीं है, बट अट्रैक्शंस आर देयर, बट अट्रैक्शन आर देयर, है ना कोई अट्रैक्शन। तो NaCl भी क्या है, अट्रैक्शन ही तो है। तो क्या अट्रैक्शंस को मैं ऐसे डिफाइन कर पाऊंगी? नहीं। मैं अट्रैक्शंस को ऐसे डिफाइन कर पाऊंगी क्या? नहीं। ऐसे डिफाइन मैं सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड को कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसे एग्जिस्टेंस होती है, बॉन्ड होता है, दो चीज़ों के बीच में क्या होगा, एक सॉलिड लाइन होगी, सॉलिड लाइन होगी, उसे मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। दैट इज वाई वी ऑल आर से दैट आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड दे डू नॉट डिफाइंड और दे डू नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म और स्पेस आइसोमेरिज्म। समझ में आता है क्या? हमें समझ में आता है क्या? अब ऐसा है, देखो कन्फ्यूजन हो गया है कि कौन से खराब हैं और कौन से सही हैं। चलो ठीक है, उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आप इसको कर लिया आप लोगों ने? You have to copy this. These are very important things. जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं लिख देती हूँ ना, अगर लिखा नहीं है तो मैंने। देखो दिस इज, ऐसे हटाते हैं इसको, ये भी हटाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समझ में आया ना, कैसे लिखेंगे? ओवरऑल लिख देंगे। तो दिस इज N-पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। अब बता होते क्यों हैं मैं भी बताती हूँ अभी। दिस इज नियोपेंटेन। वैसे ये आप आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, मतलब जो IUPAC पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कॉपी कीजिएगा, फिर बोल दीजिएगा कि कॉपी हो गए हैं तो बताते हैं। कॉपी हुआ? देखो इसको आइसो क्यों बोलते हैं? लॉन्ग चेन को हमेशा क्या कहते हैं? N-पेंटेन। N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन है। जैसे ही सेकंड नंबर के कार्बन पर ब्रांचिंग होती है, क्या हो गई? ब्रांचिंग, तो कहते हैं आइसो। तो आइसो प्रीफिक्स लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगा दिया? आइसो प्रीफिक्स लगा दिया। और अगर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा ब्रांच्ड हो जाए, ब्रांच का मतलब होता है चारों तरफ से इसके ब्रांचिंग, पेड़ निकलने लग जाएं, शाखाएँ निकलने लग जाएँ, तो हम उसे बोलते हैं नियो, ठीक है। नियो से ज़्यादा नहीं होती है, नियो से ऊपर कुछ नहीं होता, नियो लास्ट होता है। और हर मॉलिक्यूल नियो तक जाता भी नहीं है, हर मॉलिक्यूल नियो तक जाएगा भी नहीं, ठीक है। समझ में आता है? आइसो तो हो सकता है, आइसो तो जनरली सभी मॉलिक्यूल में सेकंड नंबर के कार्बन पर ब्रांचिंग कर दो आइसो हो जाएगा वो, ठीक है। आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन सब होंगे, आइसोहेक्सेन सब हो जाएंगे। पर नियो
कभी कभी जा पाता है। ठीक है, क्या हमें समझ में आया? अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो IITs में, नीट में जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और आगे आप जब भी फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आपको उस पर क्वेश्चन बेस मिलेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा ना, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनके, डायरेक्ट नहीं होंगे तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, उसको पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस इज 5th पॉइंट, 5th और 6th, विच पॉइंट आर देयर? 6th पॉइंट। हाँ, ये बता दिया करो यार, ये मैं भूल जाती हूँ। यार सारी चीज़ें मैं ही थोड़ी ना याद रखूँगी, कुछ हमें आपको भी याद रखनी पड़ेंगी ना, मैम को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि मैम कौन सा पॉइंट है। लैटिस एनर्जी, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि लैटिस क्या होता है। व्हाट इज़ लैटिस? लैटिस क्या होता है? स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, जिन्हें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक होती है, उनसे उनको डिफाइन किया जाता है कि NaCl का जो मैंने स्ट्रक्चर अभी बनाया था ना NaCl का, वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से डिफाइंड है कि वो ऐसा ही होगा। NaCl कोई सा भी ले लो, चाहे आप अपने घर से लेकर आओ, चाहे मेरे घर से लेकर आओ, चाहे मार्केट से ले लो, उसका स्ट्रक्चर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में जब भी हम रखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा? सेम दिखाई देगा, मतलब वही स्ट्रक्चर आएगा जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, दैट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लैटिस। क्या कहलाता है? लैटिस कहलाता है, उसे लैटिस बोला जाता है। स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लैटिस। आप ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड लैटिस। अब लैटिस बनता कैसे है और लैटिस एनर्जी क्या होती है? ठीक है, लैटिस बनता कैसे है और लैटिस एनर्जी क्या होती है? तो लिखेंगे अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी released, a minimum amount of energy released when an isolated gaseous ion, when isolated gaseous ions form a 1 mole of lattice, 1 mole of lattice is called lattice energy, is called lattice energy। देखो लैटिस एनर्जी क्या बोला उसने कि 1 मोल ऑफ लैटिस बनाना है मुझे, किससे? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से। एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, या तो मैं बोल दूं कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, या मैंने बोल दिया आयंस। और वो आयंस किस फेज में होने चाहिए? गैसियस फेज में होने चाहिए। कैसे फेज में होने चाहिए? गैसियस फेज में होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे NaCl बनाना है तो देखो Na+ होना चाहिए किसमें? गैसियस फेज में, प्लस Cl- होना चाहिए मेरे पास में गैसियस फेज में, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा सॉलिड फेज में। होता है, रिएक्शन होती हैं, फेजेस चेंज हो सकते हैं, है ना, दो जब रिएक्शन होगी तो फेज चेंज हो सकते हैं। तो हमने बोला कि किसी भी लैटिस को बनाने के लिए हमें एक तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन चाहिए, जो भी मुझे बनाना है। NaCl बनाना है तो Na और Cl चाहिए होगा। अगर मुझे KCl बनाना है तो मुझे क्या चाहिए होगा? K+ और Cl+ चाहिए होगा। अगर मुझे सीजियम क्लोराइड बनाना है तो मुझे सीजियम+ चाहिए होगा प्लस Cl- चाहिए होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है तो मुझे Mg+2 चाहिए होगा और ऑक्साइड -2 चाहिए होगा। समझ में आता है? तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन चाहिए होंगे मुझे। तो मैंने यहाँ पर बोला कि 1 मोल ऑफ लैटिस इज फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन इन अ गैसियस फेज, है ना। तो लैटिस फॉर्मेशन हो जाएगा, और लैटिस फॉर्मेशन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, फॉर्मेशन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो जो बन रहा है उसी की एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए उसी के नाम पर उसको बोल दिया लैटिस एनर्जी। समझ में आता है?
तो एक चीज़ और याद रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हमेशा रिलीज्ड होगी। क्या होगी? रिलीज्ड होगी। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग, तो एनर्जी हमेशा देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? गेन एनर्जी, ऐसे कीजिएगा, गेन एनर्जी। समझ में आता है? जब भी एन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसे लिख लीजिए, हमेशा काम आएगा आपके। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग में हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना है ना। देखो एक स्केल को लो और उसे तोड़ो, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। और उसे लो और फेविक्विक लगा के जोड़ दो, तो एनर्जी लगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई एनर्जी लगी होगी। लगी क्या? नहीं लगी, है ना। तो मजाक है, ये अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी समझ में आता है? व्हाट इज लैटिस एनर्जी? लिखो, इसमें लिखिए, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। देखो जरा देखो यहाँ पर देखो, लैटिस बनाने में क्या क्या काम आ रहा है? आयंस काम में आ रहे हैं, है ना। आयंस काम में आ रहे हैं और चार्ज काम में आ रहा है। चार्ज भी काम में आ ही रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, है ना। तो देखो क्या बोलता है कि जो लैटिस एनर्जी होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली, चार्ज ऑन आयन, कि आयन पर चार्ज क्या होगा। दूसरा, साइज ऑफ आयन, या तो मैं बोल दूँ साइज या मैं बोल दूँ रेडियस ऑफ आयन। इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी वो देखना है, ठीक है। कैसे डिपेंड करेगी उसे देखते हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं चार्ज ऑन आयन पर। तो देखो हम बोलते हैं कि जितने भी आयन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? कोई ना कोई तरीका तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने का। ये आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब आपको सर इलेक्ट्रिसिटी या कुछ ऐसा चैप्टर है वो पढ़ाएंगे, आयंस और रिलेटेड टू चार्ज रिलेटेड टू पढ़ाएंगे, तो वो फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग। मैं आपको बोलती हूँ कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखती हूँ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, ऐसे Q प्लस Q माइनस, ठीक है। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के। समझ में आता है? तो यहाँ पर क्या रेडियस किसका? आयन का, ठीक है। रेडियस किसका? आयंस का। ये तरीका होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ऑफ आयन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? लैटिस एनर्जी के। चार्ज ऑफ आयन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली लैटिस एनर्जी के। उसी तरीके से साइज ऑफ आयन क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैटिस एनर्जी के। समझो, जितना ज़्यादा आयन पर चार्ज होगा उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी, और जितना छोटा साइज होगा आयन का उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी की वैल्यू होगी। दोनों चीज़ें उल्टी हैं आपस में, कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट तो क्या बोल सकते हैं? उल्टी हैं। एक कुछ और बोलता है, एक कुछ और बोलता है। मैंने बोला अगर मैं चार्ज की वैल्यू बढ़ाती हूँ, इफ़ चार्ज इंक्रीजेस ऑन आयन देन लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। इफ साइज इंक्रीजेस ऑफ आयन देन लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। समझ में आता है? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक एक करके सॉल्व करना है। दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं देखेंगे। अगर आपने दोनों चीज़ें एक साथ देखी तो यकीन मानिएगा उस क्वेश्चन को आप मरकर भी सॉल्व नहीं कर सकते, आप गलत ही करके आएंगे उसे, ठीक है। तो हम समझते हैं कि कैसे होगा। समझो इसे, मैंने बोला चार्ज बढ़ेगा, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं Na+, है ना, फिर एल्यूमिनियम +3, और क्या ले लेते हैं
+2 भी होता है क्या कुछ? अरे अभी लिखा था ना अपन ने, Na+ लिखा था, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2 ले लो, है ना। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं चार्ज के अकॉर्डिंगली देखती हूँ तो लैटिस एनर्जी अरेंज करो लैटिस एनर्जी के फॉर्म में, तो मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? Al+3 की होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगी। उसके बाद में किसकी आएगी? मैग्नीशियम +2 की आएगी। और मैं बोलती हूँ मैग्नीशियम और कैल्शियम की सेम ही रहेगी अकॉर्डिंग टू चार्ज, है ना। और फिर किसकी होगी? Na+ की होगी। सिमिलर मैं किस में कर सकती हूँ एप्लीकेबल? नेगेटिव आयन्स में कर सकती हूँ। कौन कौन से लिए थे हमने नेगेटिव आयन? देखो क्लोराइड लिया था, और हमने सल्फेट लिया था, और हमने फॉस्फेट लिया था, है ना। ये ले लो। तो अब देखो यहाँ पर अगर इसको लैटिस एनर्जी के रेफरेंस में करना है तो ऑर्डर निकालना है तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? देखो फॉस्फेट की सबसे ज़्यादा हो जाएगी लैटिस एनर्जी, देन सल्फेट की हो जाएगी, और देन क्लोराइड आयन की हो जाएगी। तो लैटिस एनर्जी की सबसे मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम लैटिस एनर्जी। यहाँ पर भी सेम मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, और ये क्या हो जाएगी? मिनिमम लैटिस एनर्जी। आता है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। अब साइज़ का तो हमने बात ही नहीं करी, साइज़ की बात कब करेंगे? अगर आपका सिर्फ चार्ज से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो साइज़ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, साइज़ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉपी कीजिए, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर छोड़ते हैं आपको, काफ़ी टाइम हो गया है। एक क्वेश्चन करेंगे, और आगे घर पर आपके लिए होमवर्क है कि कुछ क्वेश्चंस, भले ही आप NCERT में से देखें, कुछ साइज लैटिस एनर्जी वाले क्वेश्चंस आप करके देखें। अगर नहीं सॉल्व होंगे तो कल लेके आइएगा, कल सॉल्व कराएंगे, अदरवाइज वैसे हो जाएंगे आपसे सॉल्व। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं। कॉपी किया? चल क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं एक। देखिए क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन 1, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी। किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी? अभी हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हम बाद में पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है, आता ही है इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा। तो क्वेश्चन करेंगे 8 से 10 क्वेश्चन आराम से करेंगे। देखो मैंने ये किया, एक कोई भी एक ग्रुप ले लो पहले। देखो मैंने लिया लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप देखो, तो सबसे पहले इनको देखकर आप डिफाइन करो कि क्या इनमें कैटायन और एनायन दोनों एक ही है, मतलब सॉरी कैटायन और एनायन दोनों में से कोई भी क्या सिमिलर है क्या सभी में? हाँ सिमिलर है। क्या एनायन सिमिलर है ना भाई? एनायन तो सिमिलर है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को कैटायन एनायन के साइज से तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, और चार्ज भी इस पर सेम ही है, उससे भी नहीं कर सकते। अब देखो, और इस इधर देखो, क्या जो कैटायंस हैं हमारे, क्या उन पर चार्ज सेम है? हाँ चार्ज सेम है, इस पर भी चार्ज सेम, और यहाँ पर भी चार्ज सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को अगर मुझे अरेंज करना है लैटिस एनर्जी के कंपैरिजन के लिए, तो मैं चार्ज तो सेम आ गया दोनों में, इसको तोड़ूंगी मैं तो Li+Cl-, इसको ब्रेक करूंगी तो Na+Cl-, इसको ब्रेक करूंगी K+Cl-, इसको ब्रेक करूंगी रुबीडियम+Cl-, सीजियम+Cl-। इसका मतलब एक तो यहाँ पर दो चीज़ें आपने देखी। पहली चीज़ आपने देखी कि जो एनायन है वो सेम है सभी में, तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। दूसरा आपने देखा चार्ज भी सेम है, तो इसको भी हमें नहीं देखना। अब बचा क्या? साइज।
अब बचा क्या, साइज। तो मैंने बोला लीना की रब से फरियाद, ग्रुप में टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होता है, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दो चीज़ें देखनी थी हमें, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। वो दो चीज़ें देखकर सिमिलैरिटी है तो कट कर दो, रिमेनिंग जो बचा है उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि रेडियस के कितनी बराबर कैसे कैलकुलेट करती है, या रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, पक्का। देखो एक और क्वेश्चन करोगे, वो आपके लिए है क्वेश्चन। NaCl, MgCl2 और एल्यूमिनियम Cl3, इसको आपको लैटिस एनर्जी के रेफरेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप आराम